अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है वो डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि ये है फिनोमेना है क्या। ठीक है, तो सिंपली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चे अगर मैं लोकल बात कहूँ तो वो क्या होती है कि आपके पास कोई न्यूट्रल एटम है, कोई भी एटम, उस पर कोई चार्ज ना हो। उस न्यूट्रल एटम में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, उस इलेक्ट्रॉन की एडिशन से वो एक एनाइन बन जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रल एटम में एडिशन की वजह से जब वो एनाइन बनेगा तो उस प्रोसेस में वो कुछ एनर्जी रिलीज़ करता होता है, टेल ई। ठीक है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज़ करेगा, लेट्स सपोज, ठीक है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज़ करेगा उस एनर्जी को -349 ऐसे कहते हैं किलो जूल पर मोल। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when one electron is added to an isolated gaseous atom, that energy is called electron affinity। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ है? दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब आप लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करके उसको एनाइन बनाते हो तो इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। आप उस एटम की जितनी एफिनिटी होगी, जितनी मोहब्बत होगी उस इलेक्ट्रॉन के साथ, उतनी ही ज़्यादा वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से एटम की एनर्जी ज़्यादा होती है, कौन से एटम की एनर्जी कम होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बुक के लिहाज से प्रॉपर डिफाइन करूँ तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब मेरे पास ये एटम है ना, अकेला है बिल्कुल, इसके पास कोई एटम नहीं है दूसरा। इसी तरीके से इस अकेले एटम को, जिसके पास कोई दूसरा एटम ना हो, कोई दूसरी चीज़ ना हो, तो हम उसको बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, जब आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाता है तो इस एडिशन के प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, हमने इसको माइनस के साइन से शो किया बिकॉज मैंने बात की थी केमिस्ट्री में हम लोग एक्सोथर्मिक और माइनस के साइन से शो करते होते हैं। ठीक है, तो जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, बुक में तो साथ में दिया हुआ है ना कि इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू पार्शली फिल्ड और एन एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, पार्शली फिल्ड का मतलब होता है एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऐसी बात है ना। अगर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, आप इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन था तो हम बोलेंगे दैट इज़ पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, ये भी पार्शली फिल्ड है, अगर इसमें कोर ऐड किया जाए तो ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा। अब ये दो ही एम्प्टी ऑर्बिटल जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन डालते हो तो फिर ये आ गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन से जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज़ करेगा दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में जो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल होगा या जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, उसमें जब आप लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उस एडिशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। मैंने कहा कि इससे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है तो हम इसलिए उसको नेगेटिव साइन से शो करते हैं। असल में ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें बताती है किस चीज़ के बारे में? ये न्यूक्लियस की बेटा स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। जितना न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो उतना टाइटली, उतना वो ज़ोर से, उतनी मोहब्बत से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपने अंदर ऐड करेगा और बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करेगा। ठीक होगी बात? जिसकी जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी मतलब उसका न्यूक्लियस इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने इतने टाइटली इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया है, पकड़ा है उसको। क्लियर होगी बात? इनकी वैल्यू जो है सॉरी, इनकी वैल्यू जो है वो पीरियडिक टेबल में दी हुई है। वो सॉरी, टेबल कह रहा हूँ, जो बुक में दिया हुआ है 6.3 जो टेबल बना हुआ है ना, पीरियडिक टेबल, वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऊपर कौन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यू है। ठीक होगी बात? उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बात आती है हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करते हैं। बेटा ये फैक्टर वही फैक्टर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्टर्ब करते थे, वही इसको करते हैं हमारे पास। एक आ जाता है हमारे पास साइज, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ, और हमारे पास लास्ट में जाता है शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज़ के बारे में। अच्छा, अब आप खुद बताओ, जब साइज़ बड़ा होगा
तो न्यूक्लियस तो अपने एटम को होल्ड नहीं कर पाएगा। मैं इसकी बात करूँ, इतना साइज़ है और इतना बड़ा साइज़ है, लेट्स सपोज। न्यूक्लियस हमने बात की थी, न्यूक्लियस तो अपने एटम, अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता। जब अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी इतनी मोहब्बत नहीं होगी, बड़ा साइज़ होगा, तो जब बड़ा साइज़ होता है, हमने बात की ना, रास्ते में शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है, ऐसी बात है ना। न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं करेगा तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए फिर क्या मोहब्बत शो करेगा। मीन वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ेगा भी नहीं, उसको अपनी तरफ ज़ोर से अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। सो इट मीन्स हम कह सकते हैं ना कि उस वक्त जब साइज़ बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियस की इतनी ज़्यादा अफिनिटी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की तरफ। वो उसको ऐड तो कर लेगा अगर करना चाहे, ज़बरदस्ती करेंगे, लेकिन वो इतनी एनर्जी नहीं रिलीज़ करेगा, क्योंकि उसकी अफिनिटी होगी नहीं। तो जब साइज़ बड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। ठीक होगी बात। तो हम जब टेबल में बात करते हैं, जब हम पीरियड टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं एक ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। साइज़ के इंक्रीज़ होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। हम कह सकते हैं ना कि जब पीरियड टेबल में फिर जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्योंकि हमारे पास न्यू शेल बढ़ता जाता है। हर ग्रुप का मेंबर जो नया होता है ना, ऊपर से नीचे आने में, तो उसका एक नंबर शेल बढ़ जाता है, शेल बढ़ता जाता है। शेल के बढ़ने से एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा, एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की मोहब्बत कम हो जाएगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टॉप टू बॉटम कम होती है। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेफ्ट टू राइट हमारे पास हम सब जानते हैं, हमने डिस्कस भी किया था, साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जब लेफ्ट राइट साइज़ डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास अब देखो ना, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस साइज़ कम होगा तो न्यूक्लियस का होल्ड होगा अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो जो करीब से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो न्यूक्लियस उसको भी खींच के अपने अंदर ऐड कर लेगा, ग्रेटर अफिनिटी शो करेगा और मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी वहाँ से रिलीज़ करेगा। मीन स्मॉलर द साइज ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो हम कह सकते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड टेबल में तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो इंक्रीज़ होगी। क्लियर? तो ट्रेंड समझ में आ गया उम्मीद है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं साइज़ कम होता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। सेकंड चीज़, न्यूक्लियर स्ट्रेंथ। न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी, न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ कम होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो। कैसे? न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वो टाइटली होल्ड कर पाएगा उसको एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, तो स्ट्रेंथ कहाँ पे बढ़ती है? जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं साइज़ बढ़ता है तो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। ऐसी बात है ना, जब टॉप टू बॉटम आते हो तो साइज़ बढ़ता जा रहा है, साइज़ बढ़ता जा रहा है, साइज़ बढ़ता जा रहा है, तो प्रोटॉन नंबर भी तो बढ़ता जा रहा है ना। जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। लेफ्ट टू राइट जाते हो तब भी न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ऐसी बात है। तो फिर बात करें शील्डिंग इफेक्ट की। शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो स्मॉलर पीरियड में हमने बात की थी, शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ता, लेकिन जो लॉन्गर पीरियड होते हैं, जो बड़े पीरियड्स होते हैं, चौथा पांचवा हो गया ये वाले पीरियड, इनमें इलेक्ट्रॉनिक जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शील्डिंग करते होते हैं। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से न्यूक्लियस स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता होता है, हमने बात डिस्कस की थी। न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ जितनी भी हो, अगर शील्डिंग इफेक्ट आ जाए, शील्डिंग इफेक्ट आ जाए तो न्यूक्लियस का सारा होल्ड तो ये इनर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को तो पता ही नहीं होता। तो मीन फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ कम हो जाती है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। तो टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो शील्डिंग इफेक्ट होने से न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो हम बोलते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट भी रीज़न होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के कम होने का। ठीक होगी बात। ये था उसका ट्रेंड। अब इसके अलावा बात करते, हमने ये बात तो सीख ली ना कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है और ये कब इंक्रीज़ होती है कब डिक्रीज़ होती है। तो टेबल में बेटा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर स्ट्रेंथ, लेस इन शील्डिंग इफेक्ट, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट एंड आल्सो इंक्रीज इन न्यूक्लियर स्ट्रेंथ। ठीक है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि ये ट्रेंड हमेशा यही ट्रेंड फॉलो नहीं होता, कुछ यहाँ पे एबनॉर्मलिटीज़ भी आती हैं। वो एबनॉर्मलिटीज़ के साथ रीज़न भी होती है, वो क्या है हमारे पास। हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है तो शील्डिंग इफेक्ट को कम होना चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब एक ग्रुप में मैं टॉप टू बॉटम मूव कर रहा हूँ तो इसकी एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, इसकी कम, उसकी कम होनी चाहिए, ऐसी बात है ना। मतलब सबसे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए, देन इसकी होनी चाहिए। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मालूम की तो हमें पता चला कि इसकी सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि इसकी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। हालांकि फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ग्रुप के टॉप पे है, तो जब आप नीचे जाते हैं तो कम होती है ना, लेकिन नीचे क्लोरीन की ज़्यादा है, देन इसकी कम हो जाती है आगे। फ्लोरीन की कम, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। इसकी रीज़न बेटा ये होती है कि फ्लोरीन को अगर आप देखो ना गौर से, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। 9 मतलब ये सेंटर में न्यूक्लियस, पहला शेल, देन सेकेंड शेल। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे में 7,
उसका साइज़ भी बहुत स्मॉल होता है फ्लोरीन का। हमने बात की जब आप लेफ्ट फ्लोरीन बेटा 7वें ग्रुप में होता है, तो 7वें ग्रुप में ये बिल्कुल दोनों साथ जुड़े होंगे, ऐसे न्यूक्लियस इतना बड़ा होगा, ये दोनों साथ जुड़े हुए होंगे, बिल्कुल जुड़े होंगे आपस में। साइज़ बहुत स्मॉल होता है फ्लोरीन का, क्योंकि जब आप लेफ्ट आ जाते हो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ की वजह से साइज़ स्मॉल हो जाता है। तो अब बेटा ये देखो दूसरा जो शेल है ना, दूसरा शेल बिल्कुल गुंजानाबाद है, मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल छोटा सा साइज़ है। मतलब इतनी सी जगह पे आप लोगों ने 7 इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती रखा हुआ है। अब आप इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करना चाहते हो, आप इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो। इसका जो दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है वो पहले से ही बहुत क्राउडेड है, उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब एक और इलेक्ट्रॉन उसमें आसानी से ऐड नहीं हो सकता। एक तो उस फ्लोरीन का साइज़ स्मॉल होने की वजह से, और दूसरा शेल कम ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फिल्ड है, 8 आ सकते हैं, साथ में मौजूद है। अब अगर आप उसमें एक और ऐड करना चाहते हो ना, तो देखो एक और जब ऐड करोगे तो उसमें पहले ही बहुत क्राउड है, शेल पूरा भरा हुआ है ऑलमोस्ट। साइज़ चूँकि स्मॉल है ना, तो ये भरा हुआ है हमारे पास। एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो न्यूक्लियस तो खींचेगा इसको, न्यूक्लियस के पास तो बहुत स्ट्रेंथ है, वो खींचेगा, एफिनिटी शो करेगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये इसको वेलकम नहीं करेंगे, ये इसको रिपेल करेंगे। तो इस रिपल्शन की वजह से जो एफिनिटी होगी थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी मतलब क्लोरीन से कम हो जाएगी। क्लियर होगी बात। ये रीज़न होती है कि फ्लोरीन का आउटर शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, क्राउडेड होता है, वो न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को भी वेलकम नहीं करता बल्कि रिपेल करता है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे ग्रुप के मेंबर हैं, दूसरे ग्रुप के मेंबर आ गए। दूसरे ग्रुप के मेंबर जो भी होंगे ना बेटा, उनमें 1s2 2s2 होगा, मतलब पहला शेल भी कम्प्लीटली फिल्ड, दूसरे शेल का s2 फिल्ड होगा, 2s2 हो गया। और हमारे पास अगला आ जाता है 5a जो है हमारे पास है। 5a मतलब इनके ऑर्डर मोशन में 5 होंगे, 2 3 5 होंगे, और 7वां हमारे पास, जिसमें हमारे आउटर मोशन में पास 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कहते हैं ये जो 3 ग्रुप के मेंबर हमारे पास है ना, ये 2a वाले हो गए, ये 5a वाले हो गए, ये 7a वाले हो गए। ये ग्रुप के मेंबर आप जब टेबल पे देखो ना, ये ग्रुप के मेंबर भी ना हमारे पास एक अबनॉर्मल सा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू शो करते होते हैं, और उनकी रीज़न बेटा सिर्फ ये उनके शेल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। देखो ये जो दूसरे ग्रुप के मेंबर हैं, दूसरे ग्रुप के मेंबर की जो कन्फिग्रेशन है बेटा वो काफ़ी स्टेबल है। कैसे स्टेबल है देखो, 1s2 2s2। अब इनकी हमने बात की ना, एक एटम को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट में या तो 8 रखने होते हैं या 2 रखने होते हैं, ऐसी बात है ना। इसका इनका आउटर मोस्ट शेल 2s2 है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड है। अब जब ये न्यू इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे ना, इनको यहाँ पे न्यू शेल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा 2p को, ऐसी बात है ना। इस वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो बाकियों के लिए डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू सब शेल इंट्रोड्यूस हो रहा होता है। इसकी बात की जाए 5a की, 5a में हमने बात की थी एक बार कि जो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। अब ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है 5a वाला। अगर आप इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन को एडिशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी फील करवाएगा, क्योंकि इनके पास पहले से स्टेबल कन्फिग्रेशन है। बात की ना, एटम जो भी बिहेवियर शो करते होते हैं वो अपनी कन्फिग्रेशन को स्टेबल करने के लिए करते होते हैं। इनकी कन्फिग्रेशन भी स्टेबल है, इनकी कन्फिग्रेशन भी स्टेबल हमारे पास। ठीक होगी बात। अच्छा, अब इसकी बात की जाए, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कमी है, ये एक इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को फटाफट से अपने अंदर ऐड करेंगे सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है। तो ये इन तीनों के अंदर थोड़ी सी एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करते होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरा हमारे पास दूसरे ग्रुप मेंबर से। अगर मैं बुक का लूँ सहारा, तो मैं बुक का बता देता हूँ कि इनकी थोड़ी सी एब्नॉर्मलिटीज़ क्या हैं। सिर्फ एक सेकंड। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉन टेबल। हाँ जी, ये देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा ये वाली है, ये वाली सेकंड लास्ट, सेकंड ए की बात कर लो, 240 -1.6 से एकदम बढ़ के 240, बहुत ज़्यादा एफिनिटी शो कर रहे हैं, सॉरी बहुत लेस एफिनिटी है। -1.6 से 240 मतलब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। माइनस मैंने क्या बात की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन ये माइनस में हो तो रिलीज़ होती है, प्लस का मतलब ऑब्जॉर्ब करती है। क्यों ऑब्जॉर्ब करती है? क्योंकि सेकंड ग्रुप के जो मेंबर हमने बात की थी, इनका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, सिर्फ पी। अगर आप एक और ऐड करोगे तो इनको फिर न्यू शेल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए हमें फिर एनर्जी देनी पड़ती है ऐड करने के लिए। देखो सब की हमारे पास काफ़ी बढ़िया क्लियर हो जाओ। अच्छा, पहले ग्रुप की -1.6 -53 -48, इनकी देखो 240 231, मतलब सब की प्लस में आ रही है। क्लियर हुई बात। अच्छा जी, इसके बाद फिफ्थ ग्रुप के जो मेंबर हैं ये वाले, देखो इनकी -123 पिछले की,
अब लेफ्ट राइट इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू बढ़नी चाहिए, ऐसी बात है ना। लेकिन देखो -83 -120 बढ़ रही है, लेकिन जैसे फिफ्थ पे आए तो -0 हो गई, नीचे आ जाओ -50 -120 अगर -24, हालांकि बढ़नी चाहिए हमारे पास, ऐसी बात है ना, -120 -200, लेकिन सिर्फ ये पाँचवा ग्रुप एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है, -0 -74 -77, देखो इसके और इसके दरमियान आ जाती है, मतलब ये पाँचवा ग्रुप है, ये ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब इधर बढ़नी चाहिए ना, ये नहीं बढ़ा रहा हमारा। क्यों नहीं बढ़ा रहा? क्योंकि इसके पास कन्फिग्रेशन स्टेबल है। हमने बात की ना, पार्शली फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है हमारे पास, क्योंकि जो पार्शली फील्ड होते हैं ये हमारे पास इतना जल्दी रिएक्शन नहीं करते, काफ़ी स्टेबल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा सातवें ग्रुप के मेंबर जो है हमारे पास, देखो -2 -322 -349 -325, ये बहुत ज़्यादा अफिनिटी शो कर रहे हैं सब के लिहाज से। क्यों ज़्यादा अफिनिटी शो कर रहे हैं मैंने बता दी, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, वो तो शुक्र करेंगे कि हमें एक और इलेक्ट्रॉन मिले फटाफट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिले और हम अपने कन्फिग्रेशन को स्टेबल कर लें। क्योंकि बात ये थी बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में। अगली ग्राफ में मैं आपको बताता हूँ दूसरे के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, वो भी साथ अभी डिस्कस कर लेते हैं एक ही वीडियो में। अच्छा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने क्लास में भी इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन की हुई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। बेटा सिंपल, दो अगर सिमिलर एटम के दरमियान बॉन्ड बना हो ना, ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली दो इलेक्ट्रॉन होंगे, वन फ्रॉम दिस एटम, वन फ्रॉम दिस एटम और टू फ्रॉम इधर एटम, ठीक है। अगर दोनों सिमिलर एटम होना तो ये इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, मतलब मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ लेंथ, लेट्स सपोज ये है रिवॉल्व करने का, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जितना टाइम इस एटम के पास स्पेंड करेंगे उतना ही टाइम उस एटम के पास स्पेंड करेंगे। होगी बात क्लियर? जितना होल्ड इस एटम का दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा उतना होल्ड उस एटम का दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि दोनों सिमिलर एटम। लेकिन अगर एक बॉन्ड बना हो दो डिफरेंट एटम के दरमियान, लाइक हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, तो कहते हैं उस वक्त जब हमने ऑब्जर्व किया इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को, तो हमें पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन थे उनके ऊपर ज़्यादा होल्ड इस फ्लोरीन एटम का था, ना कि हाइड्रोजन एटम का था। अब ये जो फिनोमेना है ना, जिसमें एक एटम, एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के पेयर से, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डेड फॉर्म में उस इलेक्ट्रॉन को पेयर के खींच के अपने पास ले जाए, एक ऐसा एटम जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच के अपने पास ले जाए, इस एबिलिटी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते होते हैं। The ability of an atom, the tendency of an atom to attract the shear pair of electron towards itself। असल में ये एक एटम, जो एटम एक शेयर इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींच के अपने पास ले जाए, अब ये एटम की जो एबिलिटी होती है, इस एबिलिटी को हम लोग कहते होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर हुई बात? ठीक है। और ये हमेशा सिमिलर एटम में नहीं होती, ये डिफरेंट एटम में होती है। सिमिलर एटम दोनों सेम होंगे तो दोनों के पास सेम एबिलिटी होगी। अब ये क्या क्यों होती है, कैसे होती है, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है क्लियर होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तरह, ठीक है, उसके साथ काफ़ी रिलेट करती है। कैसे रिलेट करती है, मैं जब अब ट्रेंड आपको बताऊंगा तो उसके पहले मैं आपको ट्रेंड, उसके फैक्टर बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो पॉलिंग एक साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास बहुत सारे एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम की थी। बीएससी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थर्ड जो यूज़ होती है, वहाँ पर एक स्केल दिया हुआ है, वहाँ पर मेजर करने का तरीका बताया हुआ है। किसी दिन हम क्लास में हुए तो मैं बता दूंगा, पूरा ला सा बना हुआ है मेजर करने का। लेकिन जो बुक की बात है मैं वो कर देता हूँ कि इन्होंने ना पॉलिंग में इन्होंने एक बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, एक होती है बॉन्ड लेंथ, एक होती है बॉन्ड एनर्जी। आपने कल एटॉमिक रेडियस पढ़ा था, एटॉमिक रेडियस दो एटम के रेडियस को सम करो तो जो रेडियस बनेगा दैट दोनों के सम को दैट विल बी बॉन्ड लेंथ ऑफ दैट बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ को डिटरमिन क्या कहते हैं कि एक होती है ना ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ, मतलब इसका रेडियस 5 पॉइंट समथिंग है, इसका रेडियस 5 पॉइंट समथिंग है, दोनों को सम करो 10 पॉइंट समथिंग बनता है, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ 10 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए थी, लेकिन बॉन्ड लेंथ जब कैलकुलेट की गई तो वो डिफरेंट थी थोड़ी सी। उस बॉन्ड लेंथ की जो डिफरेंस था वो यूज़ करते हुए इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम की पॉलिंग ने। कैसे मालूम की वो भी किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। वो मालूम की पॉलिंग ने, और सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव आइटम उसने वहाँ पे एज अ स्टैंडर्ड रखा दैट वाज फ्लोरीन। उसने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखी 4,
और बाकी एटम को इसके साथ कंपेयर करके दूसरों की नेगेटिविटी मालूम की, ठीक है। जब मालूम की तो उसको क्या मिली हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कैसे क्या कहते हैं कि रिलेट करती है आयोनाइजिंग एनर्जी के साथ, कैसे रिलेट करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ, वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने सिर्फ ये डिस्कस किया कि होती क्या है, फिर ये डिस्कस किया किसने बताई थी, हमारे पास पॉलिंग था, पॉलिंग ने कैलकुलेट भी की दूसरों के साथ रिलेट करके किस तरीके से एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ और ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ दोनों के दरमियान उसने डिफरेंस मालूम किया। इसका कोई यूनिट नहीं था बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता हमारे पास, ठीक है। तो अब आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे ये रिलेट करती है बॉन्ड क्या नाम है इसका एनर्जी के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी को हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो डेफिनेटली ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती होगी, एक न्यूक्लियस के साइज़ के ऊपर, न्यूक्लियस की जितनी स्ट्रेंथ होगी, अगर न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होगा किसी एटम का, वही इस दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच सकेगा। उसका साइज स्मॉल होगा तभी खींच सकेगा, ऐसी बात है ना। तो मतलब जिन एटम के साइजेज स्मॉल होते हैं ना, हमने जब ऑब्जर्व की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो पता लगा कि जिन एटम के साइजेज स्मॉल होते हैं उनकी चूँकि न्यूक्लियस स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी, तो न्यूक्लियस स्ट्रेंथ जिनकी ज़्यादा होती है, जिनका साइज स्मॉल होता है, वही एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते थे। तो जब हमने फिर टेबल के ऊपर गए तो हमने टेबल के ऊपर डिफरेंट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड की, तो हमें पता चला कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप के अंदर तो हमें जो एटम्स हैं साइज़ उनका बढ़ता जाता है, साइज़ बढ़ता जाता है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज़ कम होता जाता है, न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है। सो इट मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन न्यूक्लियर साइज, एंड इट डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। होगी बात क्लियर? ये ट्रेंड था इसका टेबल के अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताती होती है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें इस बॉन्ड की नेचर के बारे में बताती है, ये बॉन्ड पोलर है, नॉन पोलर है, स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, इसके बारे में बताती होती है। कैसे बताती होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ज़रिए। इन दोनों का लेट्स सपोज इसकी 4 है, इसकी 2.1 है, लेट्स सपोज बात करो 2.5 लेट्स सपोज, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमारे पास आता है 4 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 1.5। अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से कम हो तो वो हमारे पास कोवलेंट होता है बेटा। 1.7 से कम हो तो वो हमारे पास कोवलेंट होता है, पोलर है लेकिन कोवलेंट इन नेचर होता है। 1.7 से हमारे पास ज़्यादा हो, सॉरी साइन में इन्वर्स में डाल रहा हूँ, 1.7 से कम ऐसे होगा तो वो हमारे पास पोलर कोवलेंट होगा। अब बात है कि 1.7 से जितना कम हो जाएगा वो उतना लेस पोलर बॉन्ड होता जाएगा, ठीक है। ये हमें पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में बताती होती है। और 1.7 से अगर बढ़ जाए, 1.7 से बढ़ जाए तो वो हमारे पास टोटल आयनिक बॉन्ड होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर 1.7 हो तो वो हाफ आयनिक होता है, हाफ कोवलेंट होता है। क्लियर की बात? तो ये कैसे होता है? अब क्या नाम है, 1.7 तक हो तो वो तो दोनों के दरमियान शेयर्ड भी होता है, कभी एक के पास दूसरे के पास होता है। लेकिन अगर 1.7 से बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि जो बॉन्ड है वो कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव के दरमियान है। मतलब क्या, अगर 1.7 से तब बढ़ेगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी मलकियत होंगे, इसके पास कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में बता देती है। बॉन्ड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, उतना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा। जितना ज़्यादा पोलर होगा उसकी इतनी ही स्ट्रेंथ होगी हमारे पास ठीक है। इसकी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं हमारे पास ग्रुप में, सॉरी उसी टेबल में, आप वहाँ से वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक होगी बात? यहाँ तक ही था आई थिंक। सो इसमें एक ही दिया था, कुछ क्वेश्चन तो मुझसे पूछ सकते हो उसके बारे में। थैंक यू।